Hello everyone, welcome. Welcome to a very important and interesting session. आज का जो टॉपिक है वो आपके सामने है, वो है पैराजम्बल्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट। और आज के जो सेशन है, आज के क्लास में स्पेशल क्या है कि मेंस में जो बैंकिंग के मेंस के एग्ज़ाम्स में या सिमिलर एग्ज़ाम्स में क्या होता है, कभी कभी यू गेट पैराजम्बल क्वेश्चंस विच लुक डिफरेंट, तो जिनमें ऑप्शंस में थोड़े से खेल दिए जाते हैं या क्वेश्चन के नेचर को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है. So a lot of times what happens is that when student get these kind of questions in the exam, they panic and end up not doing those questions or doing those questions wrongly because वो अलग दिखते हैं, तो there is a confusion in the exam scenario. तो ऐसे केसेस में क्या अच्छा होता है कि whenever we are familiar with different kinds of questions, उससे होता क्या है कि अगर एग्ज़ाम में कुछ अलग आ भी जाए तो we do not panic and we can keep our cool and approach the question in a logical, in an ordered way and give the best in that particular question. ठीक है, तो यही हमारा टारगेट भी है, सिर्फ पैराजम्बल में नहीं, हर एक एरिया में. बट पैराजम्बल में जिस वजह से ज़्यादा वो हो जाता है वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. अगर अलग अलग दिखने में क्वेश्चंस आ जाए तो उसको आज हम लोग हैंडल करेंगे. तो मेंस लेवल सम स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को नेचर को थोड़ा सा चेंज करके, और उसमें देखेंगे कि इवन द क्वेश्चन नेचर इज चेंज्ड, इट डजेंट मैटर. हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, हमारा 4 स्टेप मेथड बेस्ड आउट ऑफ 3I कॉन्सेप्ट, वो जो कोर कॉन्सेप्ट है दैट इज इक्वली केपेबल ऑफ गिविंग अस गुड स्कोर इन नॉर्मल पैराजम्बल क्वेश्चंस एज वेल एज पैराजम्बल क्वेश्चंस व्हिच माइट लुक डिफरेंट. ठीक है, ओके. अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन टू रिवाइजिंग दी कॉन्सेप्ट्स वंस, बिकॉज एक बार रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन. आज का जो सेट लेंगे, जैसे आपको समझ में ही आ गया होगा कि आज के सेट में थोड़े से क्वेश्चन का जो नेचर है वो देखने में अलग होगा. तो उसको करने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि देखिए पैराजम्बल जो है इन जनरल ही बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है उसको दे एज्यूम इट टू बी टफ. ठीक है, पैराजम्बल इज़ नॉट अ वेरी सिटर काइंड ऑफ क्वेश्चन, पर ये भी तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैराजम्बल सेट में आता है. तो अगर एक पैराजम्बल सेट आपने कर लिया ना दोस्त, तो उसमें से 5 या 6 क्वेश्चंस जो है आपका हो जाता है. तो दैट मीन्स समथिंग ना, राइट. जस्ट लाइक पजल्स इन रीजनिंग. आप लोग पजल क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उस एक पजल को सॉल्व करने से उसमें आपका जो है 5 to 6 क्वेश्चंस जो है हो जाते हैं, एंड दैट्स अ गुड थिंग, इजंट इट, राइट. तो ये जो चीज़ है आपको भी पैराजम्बल के केस में भी याद रखना पड़ेगा. और इंग्लिश में अगर आप देखें, पैराजम्बल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यही तो 2 एरिया है जहाँ पे, और क्लोज टेस्ट ऑब्वियसली, ये 3 एरिया है जहाँ पे हमें ग्रुप में क्वेश्चन मिलता है. मतलब हमें सॉल्व एक बार करना पड़ेगा और क्वेश्चंस जो है बहुत सारे मिलेंगे एक पे, बाकी तो इंडिविजुअल लेवल पे क्वेश्चंस है. ठीक है, तो इसीलिए हैविंग अ गुड ग्रास्प ओवर दीज 3 टॉपिक्स इज इम्पॉर्टेंट. ठीक, ओके. तो ये ध्यान में रखना कि पैराजम्बल में हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन वो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा देता भी तो है, स्कोर भी तो ज़्यादा देता है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर बिफोर आई मूव ऑन. नीडलेस टू से, आई वुड recommend all of you to join my telegram open group if you haven't yet. okay, जैसे इस लेक्चर का PDF है और जितने भी मैं YouTube में लेक्चर्स लेता हूँ उनके PDF है, वो वहाँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड प्लस वहाँ पे मैं एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ, यूसेज के एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ, इन दिनों पैराजम्बल के एक्टिविटीज़ करा रहा हूँ, हर दिन एक पैराजम्बल सेट दे रहा हूँ. तो इन सारे एक्टिविटीज़ को जो है मिस मत कीजिएगा, उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा. ठीक है, चलिए लिंक मैं नीचे दे दूँगा. अब स्टार्ट करते हैं विद दी रिविज़न. रिविज़न किस चीज़ का करेंगे? 4 स्टेप ऑफ सॉल्विंग पैराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट. तो ये दोस्तों, ये 4 स्टेप होते क्या हैं? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, तो पहला स्टेप इन पैराजम्बल क्वेश्चन इज टू रीड द सेंटेंसेस टू बी अरेंज्ड. उनको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रीड नहीं करोगे आपको ना कॉन्टेक्स्ट का समझ आएगा, ना किस तरह से वो पैराजम्बल क्वेश्चन जो है आगे बढ़ रहा है उसका समझ आएगा. यू
हैव नो आइडिया अबाउट इट, ठीक है। तो सारे पढ़ोगे तो ही आपको लिंकेजेस समझ में आ जाएगा। अब लिंकेजेस को किस तरह से समझना है और उनसे कैसे फ़ायदा निकाल के कम टाइम में पैराजंबल को सॉल्व करना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, यस 3I मेथडोलॉजी को यूज़ करते हैं, राइट। एक ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें स्टेप्स क्या होंगे। पहला स्टेप इज़ आइडेंटिफाइंग द इंट्रो। हम क्या करते हैं, जो 5 सेंटेंस 6 सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट से स्टार्टिंग हो सकता है ना। अब जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू वी लुक एट। पहली तो नॉर्मली हम लोगों ने देखा है प्रोफेशनल राइटिंग में, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लासेस में, नॉर्मली ऑथर्स जो है जनरल टू स्पेसिफिक लिखते हैं। पहले टॉपिक को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स पे जाते हैं और स्पेसिफिक होते जाते हैं, यूटिलिटी पे जाते हैं। तो मोस्ट जनरल स्टेटमेंट हो सकता है हमारा इंट्रोडक्शन हो। फिर देन जहाँ पे आइडिया को जो है पहली बार बात किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है, किस बारे में है उसके बारे में बात किया गया है। देन अगर नाम यूज़ किया गया है तो जब फुल नेम यूज़ किए गए हैं या जहाँ पे रेफरेंसेस क्रिएट किए गए हैं। एक तो होता है रेफरेंस हमने लिया और वो रेफरेंस पॉइंट को क्रिएट करना, तो वो उस तरह की चीज़ें हमारी जो है इंट्रोडक्शन हो सकती है। ये सारी हमने डिटेल में बात की है, आपको याद होगा, एक बार मैं रिफ्रेश कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट है, अब हमने सारे पढ़े, तो पढ़ने का पर्पस क्या है, यहाँ पे पढ़ने का पर्पस क्या है, एग्जाम में पैराजंबल के जो सेंटेंसेस है उसको पढ़ने का पर्पस यही है कि हमें जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो कि किसके बाद क्या आएगा एंड देन वी आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ 100% एक्यूरेसी। तो उसमें नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट आई 3I मेथडोलॉजी का है आइडेंटिफाइंग मैंडेटरी पेयर्स और ट्रिपलेट्स। तो ये क्या होते हैं, तो जैसे ही तुम एक सेट ऑफ 5 सेंटेंसेस को पढ़ते हो तो तुम्हें दिखता है कि अच्छा ये जो सेंटेंस है ये इस तरह से रिलेटेड है दूसरे सेंटेंस के साथ कि ये एक के बाद एक आएंगे। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट्स हमें आइडेंटिफाई करने के हेल्प करते हैं कि दे वुड कम वन आफ्टर द अदर। दे आर द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ओके, then they are the concept of problem and solution, then they are the concept of pronoun usages, pronoun references, किस तरह से प्रोनाउंस को रेफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है, राइट। सो ऑल ऑफ दी स्टफ हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा इमीडिएटली। तो मैंडेटरी पेयर का मतलब है एक के बाद एक, मैंडेटरी ट्रिपलेट का मतलब है 3 सेंटेंस एक के बाद एक। तो ये अगर आइडेंटिफाई हो जाता है तो देरी यू अगर 5 सेंटेंस में मान लो ABCD है और आपको पता है कि D के बाद A आएगा फिर B आएगा, तो यू हैव दिस आइडिया इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको सिर्फ प्लेस करना है C और E, और C और E को प्लेस करना फिर आसान हो जाता है अगर इफ़ यू आइडेंटिफाई अ ट्रिपलेट और अ मैंडेटरी पेयर, ठीक है। देन द लास्ट आई इज आइडेंटिफाई फ्लो। ये मैंने आप लोगों को इन जनरल के लिए तो बोला ही था और फिर आप लोगों को ये भी बताया था कि 3I मेथोलॉजी का जो लास्ट आई होता है वो नॉर्मली बहुत डिफिकल्ट केसेस में बहुत बड़ा काम आता है। अभी जैसे कल वाला जो पैराजंबल था वो देखने में, मैंने जो ग्रुप में दिया था वो देखने में आसान था, लेकिन वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट था उसको सही तरीके से सॉल्व करने के लिए। तो इसीलिए इफ़ यू हैव सीन उसकी जो क्विज में है कुछ लोगों ने सही किया है तो बहुत लोगों ने गलत भी किया है। वाई? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द फ्लो दैट वॉज देयर इन द पैसेज, राइट। तो वो आइडेंटिफाई द फ्लो क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि थोड़े से अगर डिफिकल्टी लेवल को मुझे बढ़ाना है एंड अप करना है तो व्हाट डू आई डू इज दैट कि आपको डायरेक्ट मैंडेटरी पेयर और मैंडेटरी ट्रिपलेट शायद ना दिखे, तो आपको फिर उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, आपको ये तो दिख जाएगा थ्रू क्रोनोलॉजी, थ्रू कॉज एंड इफेक्ट एंड डिफरेंट स्टफ कि ये पर्टिकुलर जो बंदा है, ये जो सेंटेंस है ये इस सेंटेंस के बाद आएगा, इमीडिएटली बाद आएगा कि नहीं पता, बट बाद आएगा। तो इस तरह से 1-2 पेयर्स जब बनते हैं, जैसे हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस नहीं करते हैं पजल में, उसी तरह से कि ये आ गया कि ये इसके राइट हैंड साइड में रहेगा, एग्जैक्टली इमीडिएटली बात बैठेगा कि नहीं पता, राइट। तो इस तरह से हमारे पास जब 2-3 केसेस हो जाते हैं देन इट मेक्स सेंस टू कंबाइन देम एंड अराइव एट द फाइनल आंसर्स। तो वो हो गया हमारा तीसरा आई। सो दिस 3I मेथोलॉजी इज समथिंग दैट विल यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन। और उसके बाद क्या करेंगे, सीक्वेंस करेंगे 3I के थ्रू, और अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो एलिमिनेट करेंगे, अगर विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन है तो हम लोग उसको सिरे से पूरा सॉल्व करके और आंसर करेंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट आवर 4 स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग पैराजंबल क्वेश्चन इज।
Step 1, read the sentence. Step 2, using 3I. Step 3, ordering the paragraph, and finally marking the answer. अगर इन कॉन्सेप्ट्स को जो है 4 स्टेप को या 3I मेथडोलॉजी को जो है क्लियरली डिटेल में समझना है, अगर आपने नहीं अटेंड किया है, नहीं सीखा है, अगर आप अचीवर्स प्रोग्राम के पार्ट हो तो यू ऑलरेडी नो, अगर आपने ये दोनों से मेरे यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हैं तो भी यू ऑलरेडी नो, अगर इन दोनों में से कोई भी कैटेगरी में आप नहीं हो तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप ये 2 लेक्चर्स जो है देख लो, राइट। आपको मेरे जो लेक्चर्स के लिस्ट में आपको ये दिख जाएंगे हमारे चैनल पे, तो ये दोनों को देख लो। यू विल बी क्लियर अबाउट हाउ यू शुड अप्रोच और द बेसिक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ पैराजंबल्स, ठीक है। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ये है आपका सेट, ठीक है, इसमें 6 सेंटेंसेस है। मैंने क्वेश्चंस के रूट्स दे दिए यहाँ पे। क्यों दे दिए? ताकि आप पढ़ सको और आपको आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस है। मैंने बोला ना कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस है। तो अब देखो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सेंटेंस। ये तो एक नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल क्वेश्चन है, बट उसके बाद रीअरेंज द सेंटेंस बी इन द राइट ऑर्डर। तो जैसे मैं बी को देखता हूं तो देखता हूं कि बी के अंदर भी पैराजंबल है, राइट। तो ये इनको तो ऑर्डर करना ही करना है, और इवन बी को एंड डी को भी ऑर्डर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेगमेंट मस्ट बी इंटरचेंज इन ऑर्डर टू मेक डी अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन दोनों को भी ऑर्डर करना है। तो ये अलग हो गया। व्हाट विल द पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट ई आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अच्छा, उसके बाद थर्ड और पेयर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो अलग तरीके से आ गया, राइट। सो एट द एंड ऑफ द डे आपको सॉल्व करना पड़ेगा वही कॉन्सेप्ट लेके, फिर वो आंसर हो जाएगा। और फाइनली विच कैन फॉलो एज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द अरेंजमेंट, मतलब लास्ट सेंटेंस के बाद कौन सा आ सकता है, इसके ऊपर जाके बियॉन्ड द पैसेज। तो ये कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, आपको आइडिया लग गया। ऑब्वियसली 6th वाले को करने के लिए आपको ऑप्शंस चाहिए होगा, बाकी बिना ऑप्शंस के भी कर सकते हैं अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया। सो व्हाट यू नीड टू डू, देखो 4 मिनट्स तो आइडियल टाइम है, लेकिन व्हाट आई वुड वांट इज कि आप लोग 2 मिनट्स और एक्स्ट्रा ले लो, 6 मिनट्स के अंदर कम से कम आप इसको कर लो, राइट। बिकॉज देखो, इसको करने का मतलब ये है कि व्हाट इज द राइट ऑर्डर, उसको आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आपने वो कर लिया तो ये क्वेश्चंस तो आपका 1 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 6वें में मान लेते हैं 30-40 सेकेंड्स और, मतलब 7 से 8 मिनट के अंदर मैक्सिमम, 6 मिनट मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है, 7 से 8 मिनट के अंदर आपके 6 नंबर आ गए, ठीक है, राइट। सो इसी माइंडसेट से आप अप्रोच करो। लेक्चर को अभी पॉज कीजिए, पहले 4 मिनट्स के लिए, अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो और 2 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लीजिए, एंड देन वंस यू आर डन विद दिस सेट देन रिज्यूम द लेक्चर, और देखिए कि मैं कैसे सोच रहा हूं, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में जो मैंने आपको रिवाइज करवाया उसी को यूज करके कैसे सॉल्व करता हूं। डन, वेरी गुड। नाउ लेट मी start with the solution part of this particular parajumble set। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या था दोस्तों, सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और सेंटेंसेस पढ़ते पढ़ते ही हम लोग जो है 3I को लगाएंगे। स्टेप 1 और स्टेप 2 जो है एक साथ ही लगाएंगे ना ऑब्वियसली। तो पढ़ते पढ़ते ही हम लोग उसकी जो कॉन्सेप्ट्स को है उनको लगाएंगे। तो हमें पता है कि पहला स्टेप है हमारा, 3I मेथोडोलॉजी का पहला I है कि आइडेंटिफाई द इंट्रोडक्शन, और दूसरा I है आइडेंटिफाई मैंडेटरी पेयर और ट्रिपलेट इफ पॉसिबल। तो इन दोनों को दिमाग में रखते हुए हम लोग पढ़ते रहते हैं। पहला ए, while mobility is a natural feature of an evolving economy, the alarming scale and patterns of youth migration highlight deeper structural issues। फिर एंड करता है एक कोलोन में। तो एक तो ये फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है क्या, हाईली अनलाइकली। क्यों? क्योंकि एक तो वाइल से स्टार्ट कर रहा है, जैसे कि किसी चीज के साथ वो कनेक्ट कर रहा है। बट यहां पे एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि शायद ये पैराग्राफ बात कर रहा है माइग्रेशन के बारे में, और माइग्रेशन में एक अलार्मिंग नेगेटिव वे में दिखा रहा है कि बहुत सारा ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो है बहुत अच्छी बात नहीं है। अलार्मिंग स्केल जैसा वर्ड यूज़ किया गया है, राइट। और डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज, इतना अलार्मिंग स्केल में माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि हमारे देश में कुछ डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज है। ओके, नाउ सो ये इंट्रोडक्शन होने के चांसेस कम है, बहुत कम है। नेक्स्ट, नियरली 40 मिलियन वर्कर्स। अब ये देखो, ये बी ऐसा वाला स्टेटमेंट है जो अपने में ही उलझा हुआ है। तो हाउ डू वी अप्रोच दिस, इसके 2 अप्रोच है, पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं।
Nearly 40 million workers were forced to return home, laid bare these vulnerabilities when during the first lockdown in 2020 and the COVID pandemic. अब इसके दो तरीके हैं, पहला तो जैसे ही आपने पढ़ा इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है, और दूसरा हो गया इसका सिर्फ क्रक्स को आइडेंटिफाई कर लिया और इससे ओवरऑल पैराग्राफ में इसका प्लेसमेंट कहां हो सकता है इसको दिमाग में रखा, बट इसको सॉल्व आप जब क्वेश्चन आए तब ही कीजिए, बिकॉज आपको लगा कि ऑप्शंस अगर सामने होंगे तो अच्छा होगा। तो ये दोनों तरीका जो है इट्स ओके, बिकॉज आई हैव मोर प्रैक्टिस, आई वुड सॉल्व इट, बट अगर आप क्रक्स देख के भी आगे बढ़ना चाहते तो दे सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूं। तो इसका क्रक्स क्या है, इसमें हमें दिखा रहा है कि ये एग्जाम्पल है या ये डेटा है, डिटेल है, फैक्ट है कि कितने लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हुआ था तो लाखों के तादाद में 40 मिलियन 4 करोड़ लोग जो है इधर से उधर आए, मतलब घर आए, इधर से उधर मतलब काम करने की जगह से घर आए। तो ये है क्रक्स, है ना, राइट। तो इसके हिसाब से आप इसको प्लेस कर सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं साथ ही साथ में। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कोविड-19 पैंडेमिक, ये तो दिखता है, क्लियर है, और यहाँ पे वर्ब है लेड बेयर। तो ये कोविड-19 पैंडेमिक लेड बेयर दीज वल्नरेबिलिटीज, ये एकदम परफेक्ट है। अब ये दीज वल्नरेबिलिटीज कौन है ये नहीं पता हमें, क्योंकि ये किसी को रिलेट कर रहे होंगे, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो अब वेन के बाद क्या आएगा, कोई एक्टिविटी आएगा। ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन तो नहीं आ सकता है, कुछ हुआ है वही आएगा, और क्या वो जो कुछ हुआ है वो 1 पे है। तो 4 से स्टार्ट हुआ, 2 से फॉलो हुआ, 1 उसको फॉलो किया, और आखिर में नियरली 40 मिलियन वर्कर्स वेर फोर्स्ड टू रिटर्न होम ड्यूरिंग द फर्स्ट लॉकडाउन। मेक्स परफेक्ट सेंस। तो 4213 हमारा बी के केस में होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मुझे क्रक्स भी समझ में आ गया, ये भी हो गया। अगर आपको सिर्फ क्रक्स समझ के आगे बढ़ना वो कर सकते हो। नेक्स्ट, द फेलियर टू जनरेट डिग्निफाइड रूरल एम्प्लॉयमेंट, कॉमा, inadequate educational linkages with jobs and uneven regional development। यार ये तो एक लिस्ट की तरह लग रहा है, ये तो एक लिस्ट की तरह लग रहा है। क्या इश्यूज है या क्या प्रॉब्लम्स, और ये सारे नेगेटिव है, प्रॉब्लम्स ही है, राइट। तो जैसे ही मैंने ये पढ़ा, मुझे कौन से सेंटेंस के बारे में याद आया इन तीनों में से, वो है ए के बारे में, बिकॉज ए सीम्ड लाइक अ स्टेटमेंट विच इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट। तो हो सकता है कि सी इज दैट लिस्ट विच ए इज टॉकिंग अबाउट डीपर स्ट्रक्चरल इश्यूज, हो सकता है। अब तक तो हम लोगों ने सारे पढ़े नहीं है, तो इसीलिए कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते, फिर भी रख देंगे। अब अगेन डी जो कि अनऑर्डर्ड है, अगेन यहां पे वही चीज कर सकते हो, क्रक्स भी देख सकते हो या पूरा सॉल्व कर सकते हो। देखते हैं। ऑफ लेबर एंड अ पोटेंशियल साइट फॉर रिवाइटलाइजेशन, ऑब्वियसली 1 से तो स्टार्ट नहीं होगा ये सेंटेंस, बट ऑल्सो अ रिमाइंडर दैट रूरल इंडिया continues to be both a source. This mass exodus was not only a humanitarian crisis. अब जैसे ही मैंने ये पढ़ लिया, देखो क्रक्स क्या है इसमें, क्रक्स ये है कि जो मास एक्सोडस है ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है, एक साइट ऑफ रिवाइटलाइजेशन भी है रूरल इंडिया के लिए, रूरल इंडिया के लिए ये बात कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर बनेगा। हम लोगों ने ग्रामर भी काम आता है, मैंने पैराजम्बल में बोला था, शायद मैंडेटरी पेयर के 3i कॉन्सेप्ट के डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया भी था, राइट। तो वो ग्रामर को अगर हम लोग यूज करें तो हमें जो दिख रहा है कि 4 जो है स्टार्टिंग में आएगा विथ एंड 4 इज द स्टार्टिंग विथ 2, 4 का मैंडेटरी पेयर है। अब आपके पास है 1 और 3, तो कंटिन्यूज टू बी बोथ अ सोर्स ऑफ, भाई ये 3 तो एंडिंग नहीं हो सकता ना, राइट, एंडिंग हो सकता है 1, क्योंकि सोर्स ऑफ समथिंग तो होना पड़ेगा। तो देयरफॉर 3 का प्लेस वैसे ही रहेगा 4 2 3 1, राइट। और यहां पे अगर अपने क्वेश्चन को देखा है कि इंटरचेंज करने की बात हुई है, तो यहां पे क्या हुआ, 1 और 4 इंटरचेंज हो गया, इसका आंसर भी आ गया हमें, ठीक है। वो आंसर अभी नहीं करेंगे बट वो आ गया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। अगेन अगर आप क्रक्स लेके जाना चाहते हो जा सकते हो, उसका क्रक्स हो जाएगा कि रूरल इंडिया में जो है ये सिर्फ एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है, इसको रिवाइटलाइजेशन का पोटेंशियल साइड भी माना जा सकता है ना। और उसमें आगे हम लोग बढ़ते हैं ई। तो ये हो गया, चारों हो गए। अच्छा, चारों में
अभी तक और कोई भी सेंटेंस आया जो इंट्रोडक्शन हो सकता है? अभी तक तो नहीं लगा। वाई? बिकॉज दीज आर स्पेसिफिक डेटा। बी और डी में स्पेसिफिक डेटा है। ए क्यों नहीं हो सकता मैंने बोला, और सी तो ए के बाद आएगा, तो और सी वैसे भी लिस्ट है, वो किसी के बाद, ए के बाद नहीं आएगा तो किसी और के बाद आएगा, लेकिन स्टार्टिंग तो नहीं हो सकता है। फॉर मिलियंस ऑफ यंग पीपल, moving away from villages to towns and cities is not simply a matter of aspiration, but often one of compulsion. ये इंट्रो हो सकता है, इसने स्टार्ट करवाया, हो सकता है मैं बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने सारे नहीं पढ़े हैं। तो फॉर मिलियंस ऑफ यंग पीपल, ये ना टॉपिक को जैसे कि बता रहा है कि इशू क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि भाई मोबिलिटी नॉर्मली एक इमर्जिंग इकोनॉमी का फीचर होता है, लेकिन हमारे केस में जो हो रहा है वो इश्यूज से रिडन है, राइट? तो ये सेंस बनता है कि ई आया, उसके बाद ए आया, और थोड़ा सा लेस जनरल, ई जनरल था, फिर लेस जनरल, और फिर सी से हम लोगों ने वो लिस्ट को इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है, बट हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। अगर इससे भी जनरल स्टेटमेंट हुआ तो माइग्रेशन हैज ऑलवेज शेप्ड इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। अब यहां देखो, अब ये भी तो इंट्रो हो सकता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये बात 6 में से सबसे जनरल स्टेटमेंट जो है एफ हुआ, ई से भी ज्यादा जनरल, राइट? ई डेफिनेटली हमारा इशू को जो है स्टेट कर रहा है, बट जब एफ के साथ आ रहा है ना दोस्तों, हमें लग रहा है कि एफ जो है इंट्रोड्यूस कर रहा है इशू को, ई एक्सप्लेन कर रहा है। माइग्रेशन जो टॉपिक है उसको इंट्रोड्यूस किया, सबसे जनरल। माइग्रेशन हैज ऑलवेज शेप्ड इंडिया, माइग्रेशन इन इंडिया सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप। तो ये पूरे टॉपिक को, पूरे पैराग्राफ को उसने समराइज कर दिया एक तरीके से। जो पैराग्राफ जो करने वाला है उसको सेटअप कर दिया, राइट? सो बिटवीन एफ एंड ई, F definitely seems to be more general and therefore a better candidate for introduction. Okay? ठीक है? And followed up by E. अच्छा, अब C में जो लिस्ट दिया हुआ है वो और कहीं से आ सकता है, और कोई भी सेंटेंस जो है लिस्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर रही है सिवाय ए के। सो देयरफॉर ए सी मैंडेटरी पेयर है, ये हमें क्लियर हो गया है। अब जनरल टू स्पेसिफिक जा रहे हैं, तो एफ मोस्ट जनरल, देन ई, राइट, एंड देन फॉलोड बाय ए सी, और आखिर में एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या? नियरली 40 मिलियन, ये जो कोविड-19 में जो हुआ था, 40 मिलियन लोग जो है अपने काम के जगह से अपने घर पे आए, राइट? अच्छा, इसमें दिस मास एक्सोडस। अब अगर आपको डाउट है कि बी पहले आएगा डी पहले आएगा, दोनों एग्जाम्पल है, बट बी पहले आएगा डी पहले आएगा, तो बी में क्या है? दिस मास एक्सोडस। अब ये दिस मास एक्सोडस, वही एक्सोडस के बारे में तो हमें बात करनी पड़ेगी ना, तभी तो जाके मैं बता सकता हूं ना दिस मास एक्सोडस। तो वो एक्सोडस के बारे में बात हुई है बी में, तो बी डी इज अगेन एन मैंडेटरी पेयर। तो योर राइट ऑर्डर वुड बी एफ ई ए सी बी डी। हो गया हमारा सॉल्व। ओके, अगर हमारा ये एक बार आ गया तो नाउ यू सी हाउ फास्ट वी कैन आंसर द क्वेश्चंस। लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सेंटेंस कौन सा होगा? एफ होगा। एफ कौन सा ऑप्शन में है? डी में है। हो गया, 5 सेकेंड में आंसर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट, रीअरेंज द सेंटेंस बी इन राइट ऑर्डर। और तो सेंटेंस बी में हम लोगों ने क्या देखा था? 4 से स्टार्ट होगा, 4 कोविड-19 पैंडेमिक laid bare, फिर 2 and then when nearly 40 million workers during first 4213 है यहाँ पे, ये है सी, राइट? अगर आपने क्रक्स ही आइडेंटिफाई किया और सॉल्व किया, और यहां पे आके आप सॉल्व कर रहे हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट को, तो आप ऑप्शंस का हेल्प भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है आसान था, बट ले सकते हो अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, सो सी इज द आंसर इन दिस केस। अगेन, इसमें अगर आपने पहले क्रक्स आइडेंटिफाई करके आए हैं, तो यहां पे आपको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहां पे आपने टाइम नहीं लगाया है ऑब्वियसली। ओके, नेक्स्ट, डी को मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए इंटरचेंज किसको करना पड़ेगा? हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था ये कि डी को इंटरचेंज करने के लिए 4 को पहले लाना पड़ेगा, 2 3 वैसे के वैसे ही रहेगा, 1 को एंड में जाना पड़ेगा, तो 1 और 4 का इंटरचेंज होगा। ऑप्शन 1 बी सी डी, ये ई ऑप्शन इज द राइट आंसर।
राइट अगेन कर लिया तो 5 सेकंड में आंसर करोगे, और अगर यहां पे आके आप इसको सॉल्व करोगे तो शायद 40 सेकंड में, 30 से 40 सेकंड में आपको इसको आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ स्टेटमेंट ई आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ द स्टेटमेंट्स। हमें पता है कि पहला स्टार्टिंग एफ से था, फॉलोड बाई ई, फिर देन फॉलोड बाई ए सी एंड देन बी डी, है ना, ऐसा ही था ना, राइट। एफ के बाद ई फॉलो अप किया था क्योंकि सबसे ज़्यादा जनरल एफ के बाद वही था, तो ई हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट इज बी, ऑप्शन बी। चौथा हो गया। देखो हर क्वेश्चन को आप 5 से 10 सेकंड के अंदर आंसर कर सकते हो, एक बार अगर सॉल्व कर लिया तो। सॉल्विंग में टाइम इसीलिए देना इज गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द पेयर ऑफ थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस। तो अभी हम लोगों ने लिखा था एफ ई ए सी बी डी, तो ए सी हमारा थर्ड और फोर्थ है, तो ए सी ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए इज आवर आंसर फॉर दिस। तो पांचों क्वेश्चन हमने कर लिया, राइट। अब छठवें क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कहा था कि इसके लिए आपको ऑप्शंस चाहिए होंगे, आप ऑप्शंस देखोगे और फिर आंसर करोगे। तो इसके लिए आप पॉज कर सकते हो इस लेक्चर को और 1 मिनट देखिए, इसको आंसर करो। डन। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आंसर किया जाए, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पैराग्राफ के बियॉन्ड जाके आप आंसर करो इसको, यही बोल रहे हैं ना। तो ऐसे इसको कैसे करेंगे, इसको देखेंगे कि कॉन्टेक्चुअली कौन ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा क्लोज है, राइट। किस सेंटेंस को डालने के लिए मुझे और कुछ बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है, वही सेंटेंस हमारा फॉलो करेगा लास्ट सेंटेंस को। अब यहाँ पे लास्ट सेंटेंस तो दोस्तों है हमारा एफ ई था, ए सी था, बी डी था, तो डी है लास्ट सेंटेंस। तो डी क्या था कि द मास एक्सोडस वॉज नॉट ओनली अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बट ऑल्सो रिमाइंडर दैट रूरल इंडिया कंटिन्यूज टू बी बोथ अ सोर्स ऑफ लेबर एंड पोटेंशियल साइट फॉर रिवाइटलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या आना चाहिए देखते हैं। एजुकेशन वन सीन एज अ गारंटीड एस्केप फ्रॉम पॉवर्टी नो लॉन्गर इंसुलेट्स यंग पीपल फ्रॉम माइग्रेशन प्रेशर। अब ये एजुकेशन कहाँ से आ गया, थोड़ा सा आउट ऑफ टच लग रहा है, हो सकता है आगे जाके आए इस पैराग्राफ में, ये जो लॉन्गर पैसेज का पार्ट है ना, बट कुछ तो बीच में होना चाहिए ना इस पर्टिकुलर सेट और इसके बीच में। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन तो नहीं है। आगे, द इकोनॉमिक प्रोफाइल of migrants show that migration is strongly tied to poverty and marginalization। अब ये हो सकता है कि मैं माइग्रेंट के बारे में और उनका माइग्रेशन क्यों होता है उनके बारे में थोड़ा सा बात करूं, right? So I'm taking forward what has been done here. What has been done here? We have introduced the issue. We have talked about how much migration happens, and we have talked a little about ki problems, issues due to migration, and a little about why it might be happening. और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं with this, क्योंकि हमने एग्जाम्पल दिया था, right? तो उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कि why it might be happening. तो इसको हम लोग A और B में से तो B बेटर है। The irony is striking. See, while India has expanded access higher to education, opportunities have not kept pace. Again, education को लेके आ रहे हैं, opportunities को लेके आ रहे हैं, which definitely can come as a larger part of this passage, but immediately after D doesn't make sense. So eliminated. With India projected to add 416 million urban resident, the strain on housing, transport, यार ये कहाँ से आ गया। अगेन हो सकता है कि बहुत बड़े पैसेज का पार्ट है ये, तो शायद बाद में जाके आए, पर यहाँ पे डी के इमीडिएट बात तो ये रेलेवेंट ही नहीं बन रहा है। अर्बन का रेसिडेंट कितना ऐड होगा, इट इज़ कॉन्टेक्चुअली नॉट क्लोज टू इट। बी उससे बहुत ज़्यादा क्लोज है। क्या बोला था मैंने, क्लोजनेस देखना है, कुछ और नहीं चाहिए बीच में इसको डालने से पहले, तो इसके बीच में तो बहुत कुछ चाहिए होगा इसको डालने से पहले, डी को डालने से पहले। राइज ऑफ ई कॉमर्स एज ओपन मार्केट फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, अगेन सेम थिंग, बहुत कुछ बीच में पहले बोलना पड़ेगा तब जाके मैं इसको डाल सकता हूं। तो ओनली बी कैन बी द आंसर इन दिस केस बिकॉज इट इज कॉन्टेक्चुअली रेलेवेंट। गॉट इट? ठीक है, तो समझ में आया किस तरह से अगर क्वेश्चंस अलग अलग दिखे तो भी आपको कैसे अप्रोच करना है, दिमाग को ठंडा रखते हुए 3I मेथोडोलॉजी को और 4 स्टेप मेथड को यूज करके सॉल्व करना है, राइट? Same, the concept remains the same, the application process remains the same, only the answering technique might change a little bit here and there based on the type of question that has been asked to you, और कुछ नहीं चेंज होता है। तो if you have learned from me, if you have been practicing 3I, if you have been practicing 4 steps, then you don't need to panic at all, even if the question seems to be very different, क्योंकि क्वेश्चन को तो हम लोग
इधर उधर से घुमा के किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। तो लोगों को पैनिक करने दो, आपके कंपटीशन को पैनिक करने दो, दैट्स ओके, बट आप पैनिक मत करो, बिकॉज आपको पता है कि आपने जो बेसिक आइडिया किया है उसमें में से आंसर होगा ये। ओके, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। जाने से पहले आई वुड टेल यू कि भाई जो रीडिंग कर रहे हो, डेली रीडिंग हो गया, और अगर मेंस की हिसाब से देखें तो जो प्रैक्टिस कर रहे हो, मॉक्स में जो रीडिंग कर रहे हो उनको चलाते रहो, एनालाइज करो अच्छे से मॉक्स को, और इस तरह के क्वेश्चंस, अलग तरह के क्वेश्चन, पैराजंबल के जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, टॉपिक टेस्ट से हो, सेक्शन टेस्ट से हो, या आपके मॉक्स के थ्रू हो, उनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।